एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोइंग, सीड ग्रोइंग। तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में वो सारे, हमने राजस्थान टेनेंसी एक्ट पढ़ा था, राजस्थान टेनेंसी एक्ट में भी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ईयर, इस तरह के एग्रीकल्चरिस्ट, ये सारे टर्म्स यूज हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर टर्म देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर। इसमें हॉर्टिकल्चर आता है, फ्रूट ग्रोइंग आती है, सीड ग्रोइंग आती है, डेयरी फार्मिंग, गार्डनिंग, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, और द यूज ऑफ लैंड एज अ नर्सरी, ग्रेजिंग लैंड जो चरने वगैरह के लिए छोड़ दी जाती हैं, नर्सरी के रूप में जो भूमियां होती हैं वो आ गई। एनी अदर यूज ऑफ लैंड विच इज एंसिलरी टू इट्स कल्टिवेशन और अदर एग्रीकल्चर पर्पस एंड द वर्ड एग्रीकल्चरल शेल कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। तो एग्रीकल्चर वर्ड जहां पर भी आएगा वो उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर फर्स्ट, जो मैंने आपको याद भी करवा दिया था। फिर आता है अमेनिटीज। अमेनिटीज इंक्लूड्स रोड्स। तो देखिए सबसे पहली चीज 2 नंबर की सुविधा, तो यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, चाहे वो रोड्स हो, चाहे ब्रिजेस हो, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट्स, ओपन स्पेसेस, पार्क्स, रिक्रिएशनल ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड हो गए, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सोर्स ऑफ एनर्जी, स्ट्रीट लाइटिंग और सीवरेज, ड्रेनेज, कंजर्वेंसी, पब्लिक वर्क्स, अदर पब्लिक यूटिलिटी जो भी है वो सारी इसमें आ जाती हैं, सर्विसेज आ जाती हैं, कन्वीनियंस एज स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाइड टू बी एन अमेनिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे रोड्स वगैरह से लेकर के, स्ट्रीट वगैरह से लेकर के जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, सीवरेज जो बेसिक चीजें हैं वो, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो जब आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ते हैं वहां पर भी ये अमेनिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्ट है मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके जितने भी सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उसमें सबसे इजी एक्ट यही है। और सबसे इजी होने के साथ साथ ये पूरे चांसेस हैं कि जो वेटेज आएगा वो ज्यादा इससे आएगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो इस एक्ट से ज्यादा पूछे जाएंगे, ऐसी संभावना भी है। तो इसीलिए ये इजी भी है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट ज्यादा है, सेक्शन ज्यादा है, तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए ही इस एक्ट को शुरू से ही लेकर के चलना है। अथॉरिटी का मतलब क्या है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर सेक्शन 3। तो हम सेक्शन 3 में इस अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सेक्शन 3 में। बिल्डिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या है? बिल्डिंग ऑपरेशंस का मतलब है जहाँ पे आप बिल्डिंग वगैरह में कोई भी रीबिल्डिंग करते हैं, बनाने का काम करते हैं, कोई स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन है वो करते हैं, बिल्डिंग वगैरह जैसे मान लीजिए आप उसमें कोई भाग और बना देते हैं, तो ये सारा बिल्डिंग ऑपरेशंस में आता है। यानी कि जो इमारत प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया क्या, ऑपरेशन क्या, जहां पे आप बिल्डिंग वगैरह के निर्माण संबंधी काम कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दोबारा बनाना भी इसमें आता है, स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन भी इसमें आता है, कोई एडिशन है बिल्डिंग्स में वो इसमें आता है। तो बिल्डिंग ऑपरेशन हमारा 4 हो गया, कल मैंने याद करवाया था ऑपरेशन से, तो ये हो गया हमारा 4th नंबर। फिर 5 एंड 6 को एक साथ हमने याद किया था। डेवलपमेंट में क्या आता है? विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस मींस द कैरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग, other operations in or over under any land including land under river, lake, अंडर जो भी अदर वाटर। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का ये बिल्डिंग वगैरह का ही नहीं है, इसमें सारे माइनिंग वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह जितने भी ऑपरेशंस होते हैं लैंड के अंदर, ये जितनी भी आपके चाहे रिवर है, चाहे जो नहर वगैरह होती है, लेक्स होती हैं, अदर वाटर, और मेकिंग ऑफ एनी मटीरियल चेंज इन एनी बिल्डिंग। तो कोई बिल्डिंग वगैरह है उसमें कोई तात्विक बदलाव करना, use of any building or land, and includes redevelopment and layout and subdivision of any land। तो जो land है उसको divide करना, उसको सब divide कर देना। Also the provision of amenities and project and scheme for development of agriculture, horticulture, वो सारा इसमें आता है। मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट में हम इसको ले सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, हॉर्टिकल्चर जो हमने अभी एग्रीकल्चर वाली चीजों में पढ़ा है, चाहे वो आपकी डेयरी डेवलपमेंट हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, पिगरी, तो ये जो सुअर वगैरह जो होते हैं ना पाले जाते हैं, तो वो सारी चीजें। अब ये क्यों पाले जाते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है ना? कैटल ब्रीडिंग, फिशरीज, अदर सिमिलर एक्टिविटीज, और टू डेवलप
टू डेवलप, यहाँ पे जो वर्ड है टू डेवलप शेल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। तो जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो सारा का सारा हमारा जितनी भी बिल्डिंग्स, इंजीनियरिंग, माइनिंग, जितनी रिवर वगैरह का डेवलपमेंट, उसमें री डेवलपमेंट करना, जो लैंड है उसको सब डिवाइड कर देना, प्रोजेक्ट एंड स्कीम वगैरह भी इसमें आती है, अमेनिटीज भी इसमें इसके अंतर्गत आती है। तो जो भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जितनी भी है फूलों की कृषि वगैरह जो की जाती है, फॉरेस्ट्री वगैरह का, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट एरिया का मतलब क्या है, तो ये कहता है जो एरिया डिक्लेयर किया गया है अंडर सेक्शन 29 and in which development is proposed to be undertaken within a reasonable period through schemes, project or otherwise। ऐसा एरिया जहाँ पे कोई स्कीम वगैरह, कोई योजना वगैरह के तहत जो डेवलपमेंट है वो किया जाना है और रीजनेबल पीरियड में किया जाना है अंडर सेक्शन 29। तो ये हो गया हमारा 5 एंड 6 कंप्लीट। 7 क्या कहता है, 7 का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। तो 7 गवर्नमेंट, तो सीधी सी बात है, जब हम जयपुर की बात कर रहे हैं, जेडीए की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेट ऑफ राजस्थान है। जयपुर रीजन का मतलब क्या है, मींस द एरिया इन द लिमिट्स ऑफ द सिटी, टाउन, विलेजेस। मतलब जयपुर रीजन में हर एक वो एरिया आ जाएगा इन द लिमिट्स ऑफ सिटी, टाउन, विलेजेस स्पेसिफाइड किया गया है जो शेड्यूल 1 में। तो इस एक्ट में हमारी कितनी शेड्यूल है, एक शेड्यूल है। स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट amend that schedule by adding thereto or deleting therefrom any area specified in such notification and thereupon the modified area shall be the Jaipur region। तो यहाँ पे जो भी आपका शेड्यूल 1 में दिया हुआ है वो, और जो स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो नोटिफाई करती रहती है इन ऑफिशियल गजट, अमेंड करेगी अगर शेड्यूल में बाय एडिंग और डिलीटिंग एनी एरिया स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन, वो भी सारे इसमें आ जाएंगे। किसी एरिया को मॉडिफाई किया जा रहा है वो भी हमारा जयपुर रीजन होगा। तो जयपुर रीजन 8 अजूबे से याद करवाया था, तो यहाँ पे 8 जो है वो हमारा जयपुर रीजन। लैंड क्या कहता है, लैंड का मतलब है जैसे हम अभी तक पढ़ चुके हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारे सिलेबस में है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी पढ़ा है, और जो टीपी एक्ट है वो भी हमारे सिलेबस में है। तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमने पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली थी कि जो भी बेनिफिट हमें लैंड से मिल रहे हैं वो भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। इसमें हमारा जो लैंड है, लैंड मतलब क्या बताता है, कोई भी बेनिफिट आप ले रहे हैं लैंड से, या जो भी थिंग्स अटैच हैं अर्थ के साथ, या परमानेंटली फास्टेंड है टू एनीथिंग अटैच टू दी अर्थ। तो जो भी चीज हमारे अर्थ के साथ जुड़ी हुई है और इसके साथ कोई भी चीज, जैसे खिड़की दरवाजे जो हम टीपी एक्ट में पढ़ते हैं, परमानेंटली बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए, परमानेंटली फास्टेंड होना चाहिए, उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये है हमारा लैंड। तो नो लैंड, जयपुर में लैंड नहीं बची है तो नो लैंड। फिर 10 आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब है म्युनिसिपैलिटी और अ पंचायत। 11, तो यहाँ पे 10, 11, अब ये जो म्युनिसिपैलिटी है ये हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये म्युनिसिपैलिटी स्टैब्लिश्ड अंडर राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1959। तो ये तो मैंने आपको याद भी करवाया था जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था जो टर्म्स एंड जो एक्सप्रेशन यहाँ पे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं बट नॉट डिफाइंड देयर इन, तो उसका जो मीनिंग होगा हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, और एक आपका म्युनिसिपैलिटीज, दोनों ही आपके 1959 के हैं। इस तरह से हमने इसको याद किया था। 12 जो है वो ऑक्यूपायर की बात करता है। ऑक्यूपायर का मतलब क्या है, ऑक्यूपायर इंक्लूड्स एन ओनर और एनी पर्सन। देखिए ऑक्यूपायर का मतलब सीधी सी बात, कोई भी पर्सन जिसने या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, क्या कर रहा हो, पे कर रहा हो, या लाइबल टू पे रेंट टू दी ओनर ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। तो सीधी सी बात, कोई भी पर्सन जो ओनर को रेंट पे करने के लिए लाइबल हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये रेंट पे कर रहा हो, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के लिए या किसी भी लैंड के लिए, इसमें इंक्लूड होता है आपका ओनर। तो ये पॉइंट भी इसमें ध्यान रखिएगा। ऑक्यूपायर का मतलब क्या है, ओनर भी आता है इसमें, ऑक्यूपायर का मतलब ओनर भी इसमें आता है। बी कहता है एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टू द ओनर और एनी लैंड और बिल्डिंग डैमेजेस और फॉर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ सच बिल्डिंग। यहाँ पे हम किसके संबंध में बात कर रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसने रॉन्गफुली ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो यहाँ पे ओनर जो है, ओनर को पे करेगा, क्या पे करेगा, डैमेजेस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, रेंट फ्री ऑक्यूपेंट। तो यहाँ पे जो फ्री में भी रह रहा होता है ना, रेंट फ्री ऑक्यूपेंट, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, कोई भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है तो सर्विस के तहत उसमें रह रहा होता है, रेंट वेंट नहीं देता है, इस तरह के लोग भी इसमें आ जाएंगे।
13 जो है ओनर की बात करता है. ओनर इंक्लूड्स द पर्सन हु but for a contract express or implied for the time being is receiving or is entitled to receive whether on his own account or as an agent, trustee, guardian, manager. तो यहाँ पे ये जो है आपका इसका ये हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में भी पढ़ते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक मैंने टर्म बनाया था इसको याद करने का, फिर भी चलिए कर लीजिए, इजी है. एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और मैनेजर. तो यहाँ पे ये जो चार व्यक्ति हैं इसमें आते हैं. ये जो ओनर है, ओनर में एक ऐसा पर्सन आता है जो रिसीव कर रहा है, एंटाइटल टू रिसीव है, चाहे खुद से, चाहे वो किसी एजेंट के थ्रू, ट्रस्टी के थ्रू, गार्जियन के थ्रू, मैनेजर के थ्रू रिसीव कर रहा है, और अ रिसीवर फ्रॉम अनदर पर्सन for any religious or charitable institution the rent or profit of any building or land. तो ये हमने 12 और 13 एक साथ याद किया था. अब आते हैं पंचायत पे. पंचायत मीन्स फर्स्ट पंचायत established under राजस्थान पंचायत एक्ट 1953, और पंचायत समिति और जिला परिषद जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, पंचायत समिति और जिला परिषद 1959 के अंतर्गत. तो एक एक्ट 1953 है, एक एक्ट 1959 है. तो ये हो गया हमारा पंचायत. कंफ्यूज मत होइएगा, 10, 11 और 14 एक साथ है. यहाँ पे जो हमारा एमपी से याद रखना है, तो फर्स्ट हमारा एम आता है और फिर हमारा पी आता है. इस तरह से ये जो 14 है पंचायत वो हमें याद करना है. 15 क्या कहता है, अपन, अपन से याद किया. 15 में प्लान मीन्स अ मास्टर डेवलपमेंट प्लान और अ जोनल डेवलपमेंट प्लान. तो अभी से याद करवा दिया मैंने आपको, जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें हमने ये पढ़ना है मास्टर डेवलपमेंट प्लान. तो जो एम है, एम से हमने ये वी जो है वो याद किया था. तो 5th नंबर पे हमारा ये चैप्टर है मास्टर डेवलपमेंट प्लान. और आई थिंक ये आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये आपका 21 से लेके 28 तक चलता है. ठीक है. एंड द एक्सप्रेशन एनी प्लान शेल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, जहां पे एनी प्लान लिखा हुआ है उस प्लान का मतलब मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान जो प्रिपेयर किया जा रहा है एक्ट के अंतर्गत. फिर जो 16 है वो प्रेस्क्राइब की बात करता है, यानी जो प्रेस्क्राइब है रूल्स के द्वारा. तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. 17 पब्लिक पर्पस का मतलब क्या है, इंक्लूड एनी पर्पस विच इज यूजफुल टू द पब्लिक और एनी क्लास और सेक्शन ऑफ द पब्लिक एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड रिजर्व एंड डेजिग्नेटेड इन एनी प्लान, प्रोजेक्ट, स्कीम फॉर एनी अदर पर्पस अंडर दिस एक्ट. तो यहाँ पे कोई भी जो पर्पस है, पर्पस का मतलब जो पब्लिक के यूजफुल हो पब्लिक के लिए, किसी क्लास के लिए, किसी सेक्शन के लिए, एंड जो उसकी रिक्वायरमेंट है लैंड की वो रिजर्व की गई है. भाई हम पर्पस की बात कर रहे हैं ना, तो उसको रिजर्व रखा गया है, या फिर किसी प्लान के तहत डेजिग्नेटेड इन अ प्लान, प्रोजेक्ट, स्कीम, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने इसको क्या किया है, रिजर्व रखा है. तो यहाँ पे ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है. रेगुलेशन का मतलब रेगुलेशन मेड बाय द अथॉरिटी. तो रेगुलेशन आपसे पूछा जाए कि रेगुलेशन का मतलब क्या है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, कोई कमिटी का नाम लिख दिया जाए, कोई अथॉरिटी का नाम लिख दिया जाए, तो अथॉरिटी आपको इसमें लगाना है. रूल का मतलब रूल मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट. 20 से याद किया था, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो ट्रिब्यूनल के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी. राजस्थान रेंट कंट्रोल में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं जो 14A जो आपका दिया हुआ है, 223A एंड बी में हमारा आता है. ठीक है, तो ये भी आप बराबर याद रखेंगे. जोन का मतलब क्या है, मीन्स एनी ऑफ द डिवीजन इन विच जयपुर रीजन में बी डिवाइडेड. डिवीजन जिसमें जयपुर रीजन को जिस डिवीजन में डिवाइड किया जा सके. तो एनी ऑफ द डिवीजन में बी डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो वो होता है जोन. तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप रेंज भी पढ़ते हो, ये हमारा थोड़ा ज्योग्राफिकल टर्म की तरफ चला जाता है रेंज. तो जोन का मतलब क्या होता है, जोन सबसे बड़ा पार्ट होता है जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बना हो, जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बना हो उसको हम जोन कहते हैं. तो ये हो गया हमारा जोन. किस पर्पस के लिए है, तो ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए है. 22 ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट, और आपका 1959 का है राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, ये आपका 1959 का है. इस तरह आपकी सारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है. तो मैंने आपको जिस तरह याद करवाया है याद रखिएगा. चैप्टर नंबर 2 पे हम आ गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी. तो ये आपका 3 से लेके 12 तक चलता है.
3 से लेके 12 तक। तो पॉक्सो जिसने भी पढ़ा हुआ है, जिसने आरजेएस की तैयारी की है, पॉक्सो पढ़ा है, तो उसको पता होगा चैप्टर नंबर 2 जो है ऑफेंसेस के बारे में है, 3 से लेके 12 तक है। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी, तो जो 3 है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरी हेडिंग है इनको याद कर लीजिए। 3 जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करता है। 4 में आप देखेंगे तो 4 में आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है 4 कंपोजिशन की बात करता है, ठीक है। 5 आप देखेंगे तो 5 में आपको मीटिंग मिलेंगी, ठीक है, मीटिंग इनकी दी हुई है। फिर 6 आप देखेंगे तो 6 में आपको ये जो सीज है, यानी जो इनकी मेंबरशिप है उसके सीज होने के बारे में चीजें देखने को मिलेंगी। फिर आप 7 देखेंगे तो 7 में आपको कमिटी के बारे में देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, चलिए 5 हमारा मीटिंग हो गया। 6 देखेंगे तो सेशन ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। 7 देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, ये हो गया। अब आइए 8 पे। 8 जो है वो आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, अपॉइंटमेंट की बात करता है, जो डायरेक्टर है, कमिश्नर है, उसके संबंध में, ठीक है। तो जो आपका 8 है वो यही वाला है ना। तो ये हमारा तो इसमें जो 3 सेक्शन है, जैसे आपका एक 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और जो आपका 3 हो गया, तो इसमें 8 वाले में क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, जो स्टाफ वगैरह है, डायरेक्टर वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो 9 है ना, इसमें 9 में बदलाव हुआ है, यहाँ पे जो 9 है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको जब मैं पढ़ूंगी तब आपको बताऊंगी। कॉमन सर्विस की बात करता है ये, कॉमन सर्विस। चलिए, तो ये 9 जो है अभी आप इतना याद रखिए। फिर आते हैं 10 पे। 10 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज, तो ये अदर कमिटी के बारे में सेक्शन 10 है। 11 ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स की बात करता है कि जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे वो ऑथेंटिकेट कैसे होंगे, तो भैया सिग्नेचर वगैरह किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा, इस तरह की चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। 12 जो है वो प्रोविजन करता है फॉर इन्वाइटिंग गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी ऑफिसर्स टू असिस्ट फॉर एडवाइस, तो यहाँ पे जितने भी आपके अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव कमिटी है, अभी जो मैंने कमिश्नर बोला वो, और जो फंक्शनल बोर्ड है जो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट के और लोकल अथॉरिटी को और अदर अथॉरिटी को, कि भैया आप क्या करिए, मीटिंग अटेंड करिए, ठीक है। और मीटिंग एज अ स्पेशल और परमानेंट इन्वाइटी के रूप में वहां पे जो मीटिंग है उनको अटेंड करिए, एडवाइस दीजिए, असिस्ट करिए। लेकिन आप राइट टू वोट आपके पास नहीं होगा। तो राइट टू वोट आपके पास नहीं होगा, ये जो ये राइट टू वोट वाली चीज आती है, सिमिलर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहां पे आपका एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम पढ़ते हैं कि राइट टू वोट का इनको अधिकार नहीं है ना, ये वोट नहीं दे सकते। तो ये जो है आपका 12 में आता है। तो ये हमने पूरा देख लिया ऊपर ऊपर से एक बार, कि 3 से लेके 12 तक हमारा किसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो आ जाते हैं एक बार वापस 3 पे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखिए, जैसे ही अधिनियम आया, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा इस्टेब्लिश करेगी एक अथॉरिटी को, जिसको हम बोल रहे हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। बस इतना सा ध्यान रखना है, इस्टेब्लिशमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होगी, ये जो अथॉरिटी है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी बाय द नेम ऑफ ऑरसेट, जिसका नाम क्या होगा, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक निगमित निकाय है ये, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन है ना, और कॉमन सील है with power and subject to the provision of this act to acquire and hold dispose of property। अब भाई सारी पावर इसको देखो, ये निगमित निकाय, जब हम ये कॉर्पोरेट वाला जो भी ये कंपनी लॉ वगैरह ये हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम सेम चीज देखते हैं, परपेचुअल सक्सेशन है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, कॉमन सील होती है, क्योंकि इनको भी पर्सन माना जाता है। वो बात अलग है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है,
जैसे एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो यहाँ पे इनको भी पर्सन के रूप में एक लीगल एंटिटी क्योंकि ये होते हैं, तो डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल और इमूवेबल, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मे सू एंड बी सूड बाय इट्स कॉर्पोरेट नेम, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये सूट फाइल भी कर सकते हैं, इनके खिलाफ भी सूट लाया जा सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, एमसीक्यूज में बनाया जा सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो अथॉरिटी शेल बी डीम टू बी अ लोकल अथॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन राजस्थान जनरल क्लॉजेज एक्ट 1955। तो क्या अथॉरिटी को डीम्ड शेल बी डीम्ड टू बी लोकल अथॉरिटी माना जा सकता है, अथॉरिटी को यस माना जा सकता है अंडर राजस्थान जनरल क्लॉजेज एक्ट 1955। इस तरह से सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट होता है। तो सेक्शन 3 में जो सब सेक्शन 2 है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हो गया। अब आ जाइए, अब ये पढ़ने में तो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि जो अथॉरिटी है उसमें कौन कौन होगा। तो चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, चेयरमैन होगा, चीफ इंजीनियर होगा। अब आप बोलेंगे ये याद नहीं हो रहा है, तो इसको याद कराने का जो तरीका है वो क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर देखिए, देखिए टोटल यहाँ पे 13 दे रखे हैं, लेकिन 13 के अलावा ये 12 आप फिक्स याद रखिए, 12 प्लस 1, यानी 1 जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात कर रहे हैं। 1 का मतलब यहाँ पे हम मेंबर 1 नहीं है, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जो नॉट एक्सीडिंग 7 होंगे, 7 से ज्यादा नहीं होंगे। तो मतलब 7 नंबर यहाँ लिख लीजिए, 7 से ज्यादा नहीं होंगे। तो टोटल हमें यहाँ पे टोटल नंबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको कैसे पूछा जाएगा, टोटल 12 तो हो गए, 12 प्लस नॉन ऑफिशियल मेंबर 7 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे उनकी संख्या 7 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आइए वापस ऊपर। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। द अथॉरिटी शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली चेयरमैन होगा, देखिए पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, ठीक है, कमिश्नर होगा, चेयरमैन भी होगा। देखो चेयरमैन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का है, ये हमारा चेयरमैन मेन था, ठीक है, तो ये चेयरमैन। अब आ जाइए नीचे, अब ये क्या कहता है, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ठीक है, 3 चीफ इंजीनियर। ये हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, ये हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, ये हमारा राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए, और है क्या, चलो और नहीं है, ये 3 हमारे यहाँ पे चीफ इंजीनियर दिए हुए हैं। तो ये और ये हमारे चीफ इंजीनियर। तो एक हमारा हेल्थ का हो गया, एक हमारा वर्क का हो गया, एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। ठीक है, ये हमारे चीफ इंजीनियर हो गए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है एक, तो ये हमारे सारे चीफ इंजीनियर, सीसी से हमारे जो चीफ इंजीनियर है वो 3 हो गए। चेयरमैन हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, या आप चार्ट के फॉर्म में भी इसको बना के रख सकते हैं। चेयरमैन जो है वो 2 हो गए, एक हमारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का है, तो हमारा जो एक मेन है वो चेयरमैन हमारा मिनिस्टर इंचार्ज है अर्बन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान का, और नॉमिनी ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, वाइस चेयरमैन भी क्या बोलता है, ये हमारा स्टेट मिनिस्टर होगा अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, और नॉमिनी ऑफ गवर्नर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। तो ये दो तो एक साथ याद रख लीजिएगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और दूसरा जो चेयरमैन है वो हमारा किसका है, हाउसिंग का है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे चेयरमैन हो गए हमारे कंप्लीट, चीफ इंजीनियर भी हो गए कंप्लीट। अब कलेक्टर एक याद कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले ये चेयरमैन हो गए। अब एक और चेयरमैन देखो, चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल काउंसिल जयपुर, तो चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो चेयरमैन चेयरमैन चेयरमैन, एक हाउसिंग का, एक हमारा ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसका, और एक हमारा मेन हो गया। ठीक है, जिला प्रमुख, अब आ जाइए जिला प्रमुख और जिला परिषद ऑफ जिला परिषद जयपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका जिला प्रमुख हो गया। फिर चीफ टाउन प्लानर राजस्थान, तो अब सीधी सी बात, जब हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो भाई टाउन को बसाने का काम, प्लानिंग का काम भी तो करने के लिए एक हमारा ऑफिसर होना चाहिए, तो चीफ टाउन प्लानर हो गया। और बाकी आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एक्सीडिंग 7 टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारा पूरे 4 के पॉइंट हो गए।
Besides the member referred to in subsection 1, state government, if it so thinks fit, may appoint the chairman of any functional board as member of the authority. तो जो functional board के chairman है उसको भी यहाँ पे लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई काम की बात है. The chairman of the authority shall supervise and control all activities on behalf of the authority. अपने powers वगैरह को यहाँ पे exercise करेगा, कोई दिक्कत नहीं है. He may also modify subject to confirmation by the authority in its next meeting the decision of the officers of the authority and committee constituted under provision of this act. तो यहाँ पे modify वगैरह भी कर सकता है, decision वगैरह जो होते हैं officers के, जो authority के officers हैं उनको modify भी कर सकता है. The vice chairman shall exercise power and perform duty as the chairman. जो chairman delegate करेगा उनको ये vice chairman use करेगा. ठीक है, बस इसमें इतना ही है. मेंबर्स को जो अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं वो, तो वहां पे उनको उसके लिए अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे. तो इसमें भी कोई काम की बात नहीं है. ऐसे आप एमसीक्यूज निकालिएगा इसमें से. ठीक है. Where a person becomes or is nominated as a member of the authority by virtue of holding any office or being a member of the parliament or state legislature or any local authority or any other authority, corporation, council, board or body, whether incorporated or not, shall cease to be a member of the authority as soon as he ceases to be holder of that office. यहाँ पे किसी भी मेंबर को लाया जाता है, बनाया जाता है मेंबर. वो क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो किसी और पोस्ट पर भी है, बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एनी ऑफिस. तो ये कहता है कि और पोस्ट पे होने के कारण यहाँ पे मेंबर बनाया जा रहा है. तो जैसे ही यहाँ पे जो उसकी पोस्ट है वो सीज हो जाती है जहां पे वो बैठा हुआ था, तो वो मेंबर भी, उसकी मेंबरशिप भी चली जाएगी. ये है आपका सबसेक्शन 6. 7 कहता है a member of the authority other than ex officio, ये छोड़ दो, may at any time by writing, ये resign किसको दे सकता है? जो member है वो resign किसको दे सकते हैं? chairman को दे सकते हैं. except ex officio membership. ex officio membership तो क्या है भाई, वो वहां पे हट जाएगा तो यहाँ भी हट जाएगा. The term of non-official members, non-official member जो है जिनकी संख्या 7 से ज्यादा नहीं होगी, उनका जो टाइम पीरियड है वो है 2 years का. ठीक है, 2 years का टाइम पीरियड है, टर्म है. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब ये कहता है प्रोवाइजो दैट इन द इवेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ एनी अफोरसेड मेंबर बिकम वेकेंट बाय रीजन ऑफ डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन, अदरवाइज द वेकेंसी शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन. तो कोई काम की बात नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोसीडिंग अथॉरिटी की इनवैलिड नहीं होगी. क्यों? किस रीजन से? एट एनी टाइम, मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट any of the member of the authority such body are not nominated, not appointed or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or any meeting of the authority. भाई कोई भी मेंबर वगैरह था, कोई भी यहाँ पे या तो नॉमिनेट नहीं किया गया हो, या अपॉइंट नहीं किया गया हो, या अवेलेबल नहीं हो जिस समय ये मीटिंग वगैरह हो रही है, तो उस समय एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, तो इस कारण से जो भी ये जो अथॉरिटी के कोई एक्ट है, प्रोसीडिंग है, वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगे. ठीक है. मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी 5 जो है वो मीटिंग के बारे में बात करता है. तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी जेजे एक्ट पढ़ा हुआ होगा तो आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही होगी. तो मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शेल मीट एटलीस्ट 6 months, once in a 6 months एट अ प्लेस टाइम जैसा चेयरमैन डिसाइड करे. ये वाला पॉइंट बहुत जगह आएगा. मतलब जहां पे हम प्लेस और टाइम की बात कर रहे हैं, कि मीटिंग की बात करें या कहीं पर भी बहुत सारे सेक्शन आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये चेयरमैन डिसाइड करेगा. अभी से लिख लीजिएगा, क्योंकि कॉमन इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब जहाँ पे बहुत जनरल, बहुत इजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है. आपके सामने ऐसे स्टेट गवर्नमेंट लिखा आ जाए, आपके सामने कोई कमिटी वगैरह लिखा आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अथॉरिटी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे. यहाँ पे चेयरमैन डिसाइड करेगा, जो अथॉरिटी का चेयरमैन है वो डिसाइड करेगा कि जगह क्या होगी, टाइम क्या होगा. ये जो अथॉरिटी है इसकी बैठकें कहाँ होंगी, ये 6 महीने में एक बार होगी. जगह और टाइम हमारा चेयरमैन डिसाइड करेगा. बस इतना सा सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 है. ये कहता है कि चेयरमैन अगर एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन प्रिजाइड करेगा. अगर दोनों ही एब्सेंट हैं तो अदर मेंबर जो है अथॉरिटी के, जिनको इलेक्ट किया जाता है बाय द अदर मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, शैल प्रिजाइड. ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारा सेक्शन 5 मीटिंग के बारे में हमारी ये बात कंप्लीट होती है. अब हम बोल रहे हैं जो ये मेंबरशिप है ये सीज कब हो जाती है? मेंबरशिप
सीज कब हो जाती है, तो मेंबर ऑफ द अथॉरिटी हु हैज अक्वायर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी शेयर पेक्यूनरी और अदर इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट लोन अरेंजमेंट प्रपोजल एंटर्ड इनटू और प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी शेल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी ये जो मेंबर वगैरह है वो डायरेक्टली अक्वायर करता है या इनडायरेक्टली कोई भी शेयर पेक्यूनरी कोई पैसे से रिलेटेड या कोई हित वगैरह किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या कोई प्रपोजल में एंटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी, तो ये जो और बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी है ना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं किया हुआ है, मतलब इसके नाम से अगर ये एंटर करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उसकी बात हो रही है। लेकिन यदि ये मेंबर कोई शेयर या इंटरेस्ट होल्ड करते हो अक्वायर करते हो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कंसर्न इन एनी अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट इसके अंतर्गत, तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार से ये नहीं मानेंगे कि इन्होंने कोई शेयर इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है, जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, मेंबर शेल नॉट बी डीम टू हैव एनी सच शेयर इंटरेस्ट बाय रीजन ओनली ऑफ हिज बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कोई शेयर होल्डर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, है ना, कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत या लोन अरेंजमेंट प्रपोजल दैट ही हिमसेल्फ और इन रिलेशन ऑफ हिज इज एम्प्लॉयड बाय और बिहाफ ऑफ कमिटी और he has such share interest in his capacity as a member of the authority or his property or any property in which he has a share or interest is being acquired taken on lease by or on behalf of authority by agreement or according to law। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख जाएंगे एम्प्लॉयमेंट वाला अग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, ये यहाँ पे इसकी जो मेंबरशिप है इस कारण से सीज नहीं होगी, ये कहना चाह रहा है। जहां पे कोई भी प्रश्न उठता है किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो ये जो क्वेश्चन है वो रेफर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और उसका डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वापस पूछूंगी इस तरीके का सवाल आपका आगे भी आएगा, मैं पूछूंगी आपसे। तो ये जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 है, उसमें हम पढ़ रहे हैं क्या है, जब भी कोई प्रश्न उठता है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के तो मामला रेफर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और उसका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करवाऊंगी। और ये जो आपका सेक्शन 7 है क्योंकि बड़ा है, इसमें वापस से वही चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह और भी चीजें आएंगी। तो आज जितना मैंने आपको सेक्शन 6 तक डेफिनेशन से लेकर के हमने सेक्शन 6 तक पूरा कवर किया है, इसको याद रखिएगा। जो जो चीजें आज हमने अच्छे से पढ़ी हैं उनको सबको याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक